कुछ देर गौर करने के बाद मैंने अपने मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी और अब सिर्फ इतना काम रह गया था कि पीटर से इस मंसूबे के काबिल अमल होने या ना होने के बारे में गुफ्तगू कर ली जाए। मैं मुतमिन हो गया। मैंने जो स्कीम तैयार की थी, अगर उस पर अमल करने में पीटर ने किसी किस्म की दुश्वारी महसूस की तो मेरे ज़हन में एक मुतबादल मंसूबा भी मौजूद था। जाहिर है उसका फैसला सुबह ही हो सकता था जब मैं पीटर से गुफ्तगू कर लेता। मेरा प्रोग्राम तो यही था कि मैं पीटर से सुबह गुफ्तगू करूंगा, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं था कि हर प्रोग्राम आदमी के हस्बे मंशा तकमील को पहुंचे। उस वक्त भी मेरे साथ यही हुआ। मैंने अचानक सोचा कि लकी के कमरे पर निगाह डालूं। ये सोचकर मैं कमरे से निकला और लकी के कमरे की तरफ बढ़ा। लकी को उसके कमरे में छोड़कर आए काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए मेरा ख्याल था कि वो सो चुकी होगी। लेकिन उसके कमरे की लाइट जलती देखकर मुझे हैरत हुई और मेरे दिल में ख्याल उभरा कि क्यों, और इस सवाल के जवाब के लिए मैंने की होल से आंख लगा दी। लकी बेड पर बैठी नजर आई। उसके नजदीक ही उसका खुला हुआ पर्स रखा था और उसके हाथ में एक छोटी सी सुनहरे रंग की डिबिया थी। मैंने पहचान लिया कि वो लिपस्टिक है जो दरअसल ट्रांसमीटर है जिस पर लकी किसी से बात कर रही है। मैं हमतन गोश हो गया, जिसके नतीजे में मुझे दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात भी सुनाई देने लगी। आवाज अगरचे मुहीन और मदम थी और पहचानने में नहीं आ रही थी, मगर अल्फाज समझ में आ रहे थे। तुमने अब तक उससे मालूमात हासिल करने की कोशिश की या नहीं? दूसरी तरफ से कहा गया। नहीं डैडी, अभी वक्त ही कितना गुजरा है, आहिस्ता आहिस्ता काम करना मुनासिब रहेगा। तुम्हें एहसास नहीं कि यह मामला हमारे लिए किस कदर अहम है? तुमने अब तक कोई कोशिश क्यों नहीं की? जल्दबाजी खेल बिगाड़ देगी डैडी। उसने बड़े गैर महसूस तरीके पर मालूमात हासिल करना पड़ेगी। उससे बड़े गैर महसूस तरीके पर मालूमात हासिल करना पड़ेगी और उसमें वक्त भी बहुत लगेगा। इतना ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता लकी। तुमने यकीनी कामयाबी का वादा करके ये काम अपने हाथ में लिया था। वो तो ठीक है डैडी, मैं अब भी इनकार तो नहीं कर रही हूँ, बस ये देख रही हूँ कि मामले की अहमियत के पेश नज़र हमें जल्दबाजी से गुरेज करना चाहिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि उसे हैंडल करना आसान नहीं है। ये कामयाबी क्या कम है कि मैंने अभी तक उसे खुद पर कोई शुबा होने नहीं दिया। मुमकिन है वो वक्ती तौर पर धोखा खा गया हो, लेकिन उसे ज्यादा देर धोखे में रखना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि उससे जल्द अज जल्द मालूमात हासिल करने की कोशिश करो। फिलहाल तो वो अमेरिका से निकलने के चक्कर में है, कागजात और पासपोर्ट वगैरह बनवा रहा है। ये अच्छी खबर नहीं। उसके अमेरिका से निकलने से कबल ही अपना काम कर गुजरो, वरना मुश्किलात और भी बढ़ जाएंगी। ठीक है डैडी, लकी ने कहा। आपने उस शख्स पीटर के बारे में कुछ मालूम किया? ये शख्स मेरे लिए उलझन का बायस है। मैं तहकीकात करा रहा हूँ मगर इसके मादी का सुराग नहीं मिल रहा। ओके डैडी, आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। कल रात फिर कॉल करने की कोशिश करूंगी। इस वक्त तुम किस जगह से कॉल कर रही हो? अपनी ख्वाबगाह से डैडी, और ख्वाबगाह का दरवाजा अंदर से मुकफ्फल है। तुम बहुत गैर मोहतात लड़की हो। ख्वाबगाह का दरवाजा अंदर से बंद होने के बावजूद तुम्हें एहतियात के पेश नज़र बाथरूम के अंदर से कॉल करनी चाहिए थी। फिक्र की कोई बात नहीं डैडी, वो सो चुका है। मैंने इत्मीनान करने के बाद ही कॉल की है और मुझे यूं महसूस हो रहा है कि मैंने तुम्हें ये मुहिम सौंप कर गलती कर दी है। हदायत पर अमल करने की बजाय तुम बहस करने लगती हो। मैं शर्मिंदा हूँ डैडी, आइंदा आपकी हदायत पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाद उन दोनों के दरमियान इख्तितामी कलमात का तबादला हुआ और लकी ने लिपस्टिक की डिबिया बंद करके पर्स के अंदर वापस रख दी। मैंने एक तवील सांस लेकर की होल से आंख उठा ली और सीधा खड़ा हो गया। मेरे तमाम अंदेशे दुरुस्त साबित हुए थे। लकी हावर्ड जो कुछ कर रही थी अपने बाप के इमाम पर कर रही थी। अगर इस वक्त उन दोनों ने खुलकर गुफ्तगू की होती तो मैं उनके मकसद तक पहुंच गया होता, मगर उन्होंने इशारों में बातें की थी, इसलिए मैं ये नहीं समझ सका कि ओली बाबर ने अपनी बेटी को किस मकसद के तहत मेरे पीछे लगाया है। मैं ख्यालात में ऐसा मुस्तगरक हुआ कि वहीं खड़ा रह गया। मेरे पूरे वजूद में सिनसिनी दौड़ रही थी और मैं ये गौर कर रहा था कि उसके मिशन के बारे में किस तरह मालूम करूं। मेरे ज़हन के किसी दूर दराज गोशे में ये बात नहीं थी कि वो दरवाज़ा खोलकर बाहर भी निकल सकती है। मुझे तो उस वक्त होश आया जब कमरे का दरवाज़ा अचानक ही खुल गया। मुझे इतना मौका भी नहीं मिल सका कि दरवाजे के सामने से ही हट जाऊं। दरवाज़ा खुलते ही लकी की निगाह मुझ पर पड़ी। शायद पहली निगाह में वो मुझे पहचान नहीं सकी थी, इसलिए उसके मुंह से एक बेसाख्ता किस्म की सुरीली सी चीख बरामद हुई। ये मैं हूँ लकी, मैंने तेजी से कहा और एक कदम आगे बढ़कर कमरे में दाखिल हो गया। मुझे देखकर लकी की दहशत तो कम हुई, मगर वो सख्ते की सी कैफियत में आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये सोचकर आ गया कि शायद डर की वजह से तुम्हें नींद ना आ रही हो, मैंने कहा और वो बड़े गौर से मुझे देखने लगी। तुमने बहुत अच्छा किया जो इधर चले आए, बैठो, लकी ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा और मैं एक कुर्सी पर बैठ गया।
इस वक्त तुम्हारी यहाँ मौजूदगी से अंदाजा होता है कि तुमने हमारी गुफ्तगू सुन ली होगी, लकी ने भी बैठते हुए कहा। मैं खामोशी से लकी को देखता रहा। उसकी बात की तायीद या तरदीद करने की जरूरत मैंने महसूस नहीं की। चंद लम्हों तक वो फिर कुछ सोचती रही, शायद मजीद गुफ्तगू करने के लिए मुनासिब अल्फाज का इंतखाब कर रही थी। फिर उसने बड़े मोहतात अंदाज में कहना शुरू किया, तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। वो खामोश होकर मेरे चेहरे का जायजा लेने लगी, मगर मेरे चेहरे के तासरात से कोई नतीजा अखद करना आसान काम नहीं था। तुम खामोश क्यों हो? उसने झुंझला कर कहा, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस मौके पर मुझे क्या कहना चाहिए। क्या तुम ये भी नहीं बता सकते कि जो कुछ तुम्हारे कानों ने सुना उससे मैं धोखेबाज साबित होती हूँ? मैंने तो कुछ नहीं सुना, तुमने खुद ही फर्ज कर लिया है कि मैंने कुछ सुन लिया है, तो मैं उसकी तरदीद क्यों करूं? झूठ मत बोलो अली यार खान, लकी ने धीमे लहजे में कहा। तुमने सब कुछ सुन लिया है, अब अनजान बनने से कोई फायदा नहीं होगा। फर्ज कर लो मैं वाकई सब कुछ सुन चुका हूँ, तो तुम क्या कहोगी? इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती कि बाज़ औक़ात हकीकत वो नहीं होती जो बज़ाहिर दिखाई देती है। मैं उसकी डिठाई पर हैरान नहीं हुआ। उसका बाप भी बहुत ढेर था और उसे बाप से विरसे में कुछ हिस्सा तो मिलना ही चाहिए था। आदमी ऐसा पैमाना कहाँ से लाए जिसके जरिए खरे और खोटे में तमीज़ कर सके? मैंने सरसरी अंदाज में कहा, तुम चाहे यकीन करो या ना करो, लेकिन ये हकीकत है कि तुम्हें वहाँ से निकालने के लिए ये सब कुछ करना ज़रूरी था। क्या करना ज़रूरी था लकी डियर? ज़रा खुलकर तो बात करो। मैंने तमस्कराना लहजे में कहा, डैडी की मर्जी के बगैर तुम्हें वहां से निकालना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। लकी मेरे लहजे को नजरअंदाज करते हुए बोली, मेरा ذہن बहुत तेजी से काम कर रहा था। ओली बाबर को मजीद धोखा देना मुमकिन नहीं रहा था। अगली बार लकी उसे बता देती कि मैं उसकी गुफ्तगू सुन चुका हूँ और उसके बाद उस पर हाथ डालना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं चूंकि मजीद किसी मुश्किल में पड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मुझे इस सूरत हाल से निमटने के लिए कोई हल सोचना था। अब अमेरिका से निकलने तक मैं उनसे गलत बयानी करती रहूंगी। हम अपनी असल मंजिल से उन्हें लाइल रखेंगे ताकि वो हमें तलाश ही करते रह जाए। जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे डैडी ने तुम्हें मेरे साथ क्यों लगाया है और वो मुझसे क्या मालूमात हासिल करना चाहते हैं? वो दरअसल लकी हिचकिचाते हुए बोली, तुम्हारे मुस्तकबिल के मंसूबों के मुतल्लिक जानना चाहते हैं ताकि उन्हें वो बर वक्त नाकाम बना सके। वो झूठ बोल रही थी, असल बात कुछ और थी जिसे उगलवाने के लिए मुझे उस पर तशद्दुद करना पड़ता। अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि तुमने पहले ही मुझे इन बातों से आगाह क्यों नहीं किया? मुझे डर था कि तुम यकीन नहीं करोगे और मुझे गलत समझोगे, इसलिए मैंने सोचा कि अमेरिका से निकलने के बाद तुम्हें हक़ाइक़ से आगाह करूंगी और तुम बड़े फराटे से झूठ बोल सकती हो, मगर मैं इन बातों से बहलने वाला नहीं हूँ। मुझे मालूम था कि तुम मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करोगे, लकी ने मगमूम लहजे में कहा। कोई इंतहाई अहमद गाउदी शख्स ही तुम्हारी इन बचगाना बातों पर यकीन करे तो करे, मैं तो हरगिज़ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं अली, लकी ने एक सर दाबरी, मैं तुम्हें अपना दिल चीर कर तो दिखाने से रही। दिल चीर कर दिखाने की जरूरत भी नहीं, मैंने तंतिया लहजे में कहा। सिर्फ इतना बता दो कि तहजीब कहाँ है। तहजीब के नाम पर मैंने उसके चेहरे की रंगत तब्दील होते देखी, मगर उसने हौसला नहीं हारा। मुझे क्या मालूम, वो बड़ी मासूमियत से बोली, मैंने तो उसका सिर्फ तज़किरा ही सुना है, हालांकि वो तुम्हारे डैडी की कैद में है और मुझे अंदाजा है कि इस बार उसे तशद्दुद का निशाना भी जरूर बनाया गया होगा। मेरा लहजा सख्त हो गया। ये बच्चों वाली बातें छोड़ो और हकीकत की दुनिया में वापस आ जाओ। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि मुसलसल दरो गोई करके तुम दरअसल अपनी मुश्किलात में इजाफा कर रही हो। लकी का चेहरा बिल्कुल ही तारीक हो गया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तहजीब डैडी की कैद में है? उसने बेजान आवाज में कहा। मैं इतना अहमक नहीं हूँ जितना तुमने मुझे समझ रखा है। आखिर तुम किस बरते पर मुझे बेवकूफ बनाने निकल खड़ी हुई थी? लकी के होंठ हिलते दिखाई दिए, मगर कोई आवाज बरामद नहीं हुई। उसका चेहरा यूं सफेद पड़ गया जैसे उसके जिस्म में खून का एक कतरा भी ना बचा हो। बल्कि मैं बताता हूँ कि तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। तुम मुझे अपने हुस्न के जाल में फांसना चाह रही थी। तुम्हें इल्म था कि मैं हुस्न परस्त नहीं हूँ। एक बार पहले भी तुम इस तजर्बे से गुजर चुकी थी, मगर उसके बावजूद तुमने सबक नहीं लिया और मुझे बेवकूफ बनाने निकल खड़ी हुई। दुनिया के सारे मर्द हुस्न परस्त नहीं होते मिस लकी हावर्ड, मैंने जहरीले लहजे में कहा। क्या ये बात तुम्हें पीटर ने बताई है कि तहजीब हमारी कैद में है? लकी ने बमुश्किल पूछा। उस बेचारे को क्या मालूम कि तहजीब कौन है? ये बात तो मैंने अपने जराए से मालूम की है। मैं कोई तना आदमी तो नहीं हूँ, मेरे अपने साथी भी तो हैं। मेरी पुष्ट पर पूरी एक तंजीम है। मुझे अफसोस है कि तुमने मेरे बारे में बहुत गलत अंदाजे लगाए और अब तुम उसका खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे अली यार खान? लकी ने बर्राई हुई आवाज में पूछा।
अगर तुम सच बोलने पर आमादा हो जाओ तो मुमकिन है मैं अपने इस फैसले पर नजरसानी कर लूं जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। लकी के होंठों पर मुस्कुराहट नजर आई। मैं तुम्हें तस्खीर करने में नाकाम हो गई, उसने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, और इसलिए खुद को हर उस सजा का मुस्तहिक समझती हूँ जो तुम मेरे लिए तजवीज़ करो। मैं मजबूर हूँ लकी, अब भी अगर तुम ये बता दो कि ओली बाबर ने तुम्हें मेरे साथ क्यों लगाया था, नरम सलूक करने के बारे में गौर करूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, लकी ने कहा। क्या? मेरा एक मुतालबा पूरा कर दो, मैं तुमसे हर तरह का ताउन करूंगी। कौन सा मुतालबा? मैंने बेसाख्ता पूछा, मगर मुझे किसी जवाब की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी बेबाक नजरों ने मुझे सब कुछ ही समझा दिया। मेरे अंदर कहीं बहुत गहराई से नफरत और गुस्से की एक शदीद लहर उठी जिसने मेरे दिलो दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो इस आलम में भी सौदेबाजी कर रही थी, और सौदेबाजी भी कौन सी जिसके बारे में उसे मालूम था कि मैं उसका मुतालबा हरगिज़ पूरा नहीं करूंगा। इन जालिम लोगों ने मेरी तहजीब को जानबूझकर कैद किया था। मैं इंतहाई शदीद गुस्से के आलम में अपनी जगह से उठा, और कबल इसके कि लकी कोई समझ पाती, मैं उसकी गर्दन पर खड़ी हथेली का वार कर चुका था। गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज कमरे में गूंजी और लकी बेड से कमरे के फर्श पर लुढ़क गई। उसकी आंखें बेयकीनी के आलम में फैली हुई थी। शायद उसे मरने के बाद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसके साथ ये इंतहाई सलूक भी कर सकता हूँ। चंद लम्हों तक मैं खुद पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। जो कुछ हुआ उस पर मुझे कतई अफसोस नहीं था। मैं पहले ही फैसला कर चुका था कि उसे उसकी जिंदगी से महरूम कर दूंगा। बेमतलब चीजों को ठिकाने लगा देना ही अक्लमंदी की इलामत है, और उसकी जिंदगी तो खुद मेरे लिए खतरे का बायस बन गई थी। उसे मालूम हो गया था कि मैं उसकी असलियत से वाकिफ हो चुका हूँ, और वो इस बात से ओली बाबर को मुतला किए बगैर बाज ना आती। मैं अगर चाहता तो उसे कैद करके ओली बाबर तक इतला पहुंचाने से बाज रख सकता था, मगर मैं किसी झंझट में पड़ने के मूड में अब बिल्कुल भी नहीं था। मैंने खुद को संभालने के बाद मुलाजम को बुलाने के लिए घंटी का बटन दबाया। चंद ही लम्हों बाद कदमों की चाप उभरी और मुलाजम दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मुझे उसकी इतनी जल्दी आमद पर हैरत भी हुई। रात के 12 बजे को थे, मगर वो जाग रहा था। कमरे में दाखिल होते उसकी नजर लकी पर पड़ी। क्या ये बेहोश हो गई हैं? उसने बुखलाए हुए लहजे में कहा। हाँ, ये मुकम्मल तौर पर ही बेहोश हो चुकी है, मैंने खुश्क लहजे में जवाब दिया। इसकी लाश ठिकाने लगवा दो। मिस्टर पीटर अपनी छत के नीचे किसी का कत्ल बर्दाश्त नहीं करते, उसने घबराए हुए अंदाज में कहा। मैं उससे कुछ कहे बगैर आगे बढ़ा और फोन उठाकर बूढ़ के होटल का नंबर मिलाया। बूढ़ कमरे में मौजूद था। मैंने उससे कहा कि मैं पीटर से बात करना चाहता हूँ। मिस्टर पीटर इस वक्त मेरे कमरे में ही है चीफ, लो इनसे बात करो। चंद सेकंड बाद पीटर की आवाज आई। खैरियत तो है एलन? तुमने अपने आदमियों को मेरे बारे में वाज़ेह हदायत नहीं दी मिस्टर पीटर, और ये चीज मेरी राह में मुश्किलात पैदा कर रही है। बाज़ औक़ात मुझे हंगामी फैसले करने पड़ते हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं हर बार तुमसे राब्ता कायम करूं। या तो अपने आदमियों से कहो कि आंख बंद करके मुझसे ताउन करें, या फिर मुझे माजूर समझो। मैं जो कुछ करना चाहता हूं अपने जराए से भी कर सकता हूं। क्या बात होगी एलन? पीटर की मुतैराना आवाज आई। बहुत बरम लग रहे हो। क्या मेरे किसी आदमी ने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती कर दी है? मैं तुम्हारे मुलाजिम को रिसीवर दे रहा हूँ, इसे वाज़ेह हदायत दे दो, मैंने कहा, और रिसीवर मुलाजिम की तरफ बढ़ा दिया। उसने मुझसे रिसीवर लिया। चंद लम्हों तक दूसरी जानिब से कही जाने वाली बात सुनता रहा और फिर बोला, इन्होंने अपनी साथी लड़की को कत्ल कर दिया है और मुझसे लाश ठिकाने लगाने को कह रहे हैं। मैंने इनसे कहा। शायद दूसरी जानिब से उसकी बात काट दी गई थी। वो खामोश होकर दूसरी जानिब से कही जाने वाली बात सुनने लगा। ठीक है जनाब, उसने नाखुशगवार लहजे में कहा। कल को अगर इन्होंने इस बंगले को बम से उड़ा देने के लिए कहा तो उड़ा दूंगा, मुझे क्या। उसने दूसरी जानिब से जवाब सुनने की जहमत किए बगैर रिसीवर करैडल पर पटक दिया और मेरी तरफ मुड़कर बोला, आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। सुनो दोस्त, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे तुम अपने बास के बहुत वफादार मुलाजिम मालूम होते हो। वो तो मैं हूँ, उसने फखरिया लहजे में कहा, लेकिन बाज़ औक़ात बास ऐसी बातें करता है कि झंझलाहट होने लगती है। तुम्हें मालूम है कि उसकी जिंदगी खतरे में है। अगर मैं इस लड़की को हलाक ना करता तो मुमकिन है ये तुम्हारे बास की मौत का बायस बन जाती। मुलाजिम की आंखें हैरत से फैल गई। बास की जिंदगी खतरे में है और उसने हमें बताया तक नहीं। उसके दुश्मनों से निपटने के लिए और भी बहुत से लोग मौजूद हैं। अगर सब लोग वही करने लगे जो उनसे कहा जाए तो उसके दुश्मन बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसने बड़े जोश से सर हिलाया। आप बताएं कि इस लाश को किस तरह ठिकाने लगाना है? बोटियां बनाकर, कीमा करके, या इसे बरकी भट्टी में झोंक दूं?
मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं, जैसे चाहो ठिकाने लगा दो। मैंने कहा और हाँ, ड्राइवर से गाड़ी निकालने के लिए कहो, मैं जरा बाहर जाऊंगा। मुलाजिम ने बड़ी फरमाबरदारी से मेरे कहने पर अमल किया। मैंने जल्दी जल्दी लकी का सामान समेटकर अलमारी में बंद किया और बाहर निकल आया। अब तेजी से अमल करना जरूरी हो गया था, सुबह का इंतजार नहीं किया जा सकता था। जो काम जितनी जल्दी हो जाता उतना ही अच्छा था। लकी मर चुकी थी। ओली बावड़ उसकी कॉल का इंतजार करता, जो जाहिर उसे मौसूल ना होती। कॉल मौसूल ना होने की सूरत में ओली बावड़ एक रोज तो ये सोचकर मुतमईन हो सकता था कि लकी को कॉल करने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन अगले रोज उसका तशवीश में मुब्तला हो जाना यकीनी था और मुझे इससे कबल ही कुछ न कुछ कर गुजरना था। बुढ़ के होटल तक पहुंचने के लिए गाड़ी मैंने खुद ड्राइव की। ड्राइवर अकबी नशिस्त पर बैठा था। मैंने तमाम रास्ते ताकुब का ख्याल रखा था और मुझे यकीन था कि मेरा ताकुब नहीं किया गया। ड्राइवर को नीचे गाड़ी में छोड़कर मैं बुढ़ के कमरे की तरफ चला गया। वो अपने कमरे में अकेला ही था और सोने के लिए लेट चुका था। खैरियत तो है चीफ? मुझे देखकर उसने कतरे बुखलाए हुए लहजे में सवाल किया। अभी थोड़ी देर कबल तो तुमने फोन किया था, उस वक्त तो तुमने यहाँ आने के बारे में कुछ नहीं बताया था। बातें बाद में होंगी, मैंने कहा। तुम पहले जाकर पीटर को बुला लाओ। बुढ़ जाकर पीटर को बुला लाया। वो भी मेरी अचानक आमद से खासा परेशान हो गया था। मैंने उन दोनों को हालात से आगाह किया जिनके तहत मुझे लकी को हलाक करना पड़ गया था। तुमने बहुत अच्छा किया एलन, पीटर ने कहा। सांप की औलाद संपूलिया होती है, उसके साथ भी कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब लकी के मरने की वजह से हमें काम की रफ्तार तेज करना पड़ेगी, इसलिए मैंने सुबह का इंतजार नहीं किया और इसी वक्त यहाँ चला आया। ये तुमने बहुत अच्छा किया, पीटर ने कहा। मैं खुद भी इंतजार नहीं कर पा रहा था। तुम उस शख्स की कैफियत का अंदाजा कर सकते हो जिसे 30 बरस के तवील इंतजार के बाद अपनी मंजिल मिलने की कोई उम्मीद नजर आने लगी हो। मुझे तुम्हारी बेचैनी का अंदाजा है पीटर। मैंने मंसूबा बना लिया है जिसके लिए सारे इंतजामात तुम्हें करना पड़ेंगे। जैसे इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे हम मोली बावड़ पर चढ़ाई कर देंगे। मुझे अपने मंसूबे से आगाह करो, पीटर ने बेचैनी से मुझे कहा, क्योंकि मेरी तो ये कोशिश होगी कि वो कल सुबह का सूरज भी तुलू होते ना देख सके। मैंने बहुत सादा मंसूबा तरतीब दिया है, लेकिन उस पर अमल पैरा होने के लिए वसाइल की जरूरत पड़ेगी जो मैं फौरी तौर पर मुहैया नहीं कर सकूंगा। यहाँ की मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन जरासीम का चदविया का छिड़काव तो करती तो है, मगर उनका दायरा कार मखसूस जगहों तक महदूद है, पीटर ने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ कि वो जरासीम का शतविया छिड़ने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें इतने बड़े पैमाने पर छिड़काव नहीं करना है। हमें तो मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की एक बड़ी वैन की जरूरत पड़ेगी। तुम अपना मुकम्मल मंसूबा बताओ, पीटर ने इज़राब के आलम में कहा, ताकि मैं कोई हतमी फैसला कर सकूं। अगर एक ऐसी वैन का इंतजाम हो जाए जो हम अपने आदमियों को मुतलका महकमे की मखसूस वर्दी पहनाकर और जरासीम का शतविया के सिलेंडरों से लैस करके उस इलाके में पहुंच जाएंगे और वहां की इमारत में जरासीम का शतविया का छिड़काव करेंगे। इमारत में क्या है, हम सीधे उस इमारत में पहुंच जाएंगे जहां ओली बावड़ है। सिलेंडर बाहर से तो वैसे ही होंगे जैसे उस काम में इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर अंदर से दो हिस्सों में मुनकसम होंगे। एक हिस्से में वाकई जरासीम का दवा होगी और दूसरे हिस्से में बेहोश कर देने वाली गैस होगी जिसे जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकेगा। तुम मेरा मंसूबा समझ गए होगे या मजीद वजाहत करो? मैं समझ गया, पीटर ने सारी लाया, मगर तुम्हारे मंसूबे में चंद खामियां हैं। मसलन यहाँ घरों के अंदर जरासीम का दुआ की छिड़काव का रवाज नहीं, इसलिए हम मशकूक करार पा सकते हैं। हमारे पास मुतलका महकमे का एक लेटर होगा जिसमें शहरियों से ताउन की दरख्वास्त की गई होगी। उसमें यह जिक्र भी होगा कि इस इलाके में एक ऐसे जरसूमे की मौजूदगी की अलामात मिली हैं जो अगर फैल गया तो सेहत आमा के लिए सख्त खतरे का बायस बन जाएगा। इसलिए उसे इब्तदाई मरहले में ख़त्म कर देने के लिए ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। पीटर ने इस बात में सारी लाया। बात तो माकूल है, मगर इस जरसूमे का नाम क्या होगा? और ये कि उसके बावजूद अगर उन लोगों ने ताउन करने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? जरसूमे का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऊट पटांग नाम लिखा जा सकता है। और जहाँ तक उन लोगों के ताउन ना करने का सवाल है तो मेरा ख्याल इसके इम्कानात ना होने के बराबर है। ओली बावड़ ये हरगिज़ पसंद नहीं करेगा कि उसका ठिकाना हुकूमत की नज़रों में आए, इसलिए कि वो खुद गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस है। लिहाजा वो हमसे ताउन करने को ही तरजीह देगा। उसे ये अंदाजा तो नहीं कि उसके खिलाफ कोई साजिश हो चुकी है। एक ही तो उसका उरीफ है जो उसकी दानिश में उसकी बेटी के चुंगल में फंसा हुआ है, इसलिए वो बेफिक्र है और हम उसकी इसी बेफिक्री से फायदा उठाएंगे। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो, पीटर ने कहा। किसी और चीज की जरूरत तो नहीं होगी। एक बड़ी वैन जैसी मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन इस मकसद के लिए इस्तेमाल करती हो। वैसे सिलेंडर जैसे मैंने बताए हैं खुद कार
मगर छोटे किस्म का असला जिसे लिबासों में छुपा कर अंदर ले जाया जा सके, और ऐसे अफराद जो असला इस्तेमाल कर सके। मुमकिन ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि तसादम नागजीर हो जाए। ये तमाम तैयारियां मुकम्मल होने में तो कल का पूरा दिन लग जाएगा, पीटर ने कहा। मुझे अंदाजा है कि यह काम आसान नहीं, लेकिन तुम कोशिश करो कि जल्द से जल्द ये सारे काम हो जाएं। ये कहने को तो तुम्हें जरूरत ही नहीं, पीटर ने कहा। मैं तो खुद चाहता हूँ कि जितनी जल्द ये काम हो जाए उतना ही अच्छा है। तुम जैक्सन को फोन करके यहाँ बुला लो और उससे होटल की लॉबी में मुलाकात करो। जो अदायत भी देनी हो उसे दे दो और उससे कहो कि सारे काम वो ही कराए। तुम्हारा सामने आना ठीक नहीं है। पीटर ने इस बात में सारी लाया और कमरे से बाहर चला गया। इस बार तुम बड़े जा रेहाना बोर्ड में नजर आ रहे हो, चीफ, वुड ने कहा। अब ये सब कुछ तो करना ही होगा। जब तक कोहली बाबर से मुझे ये तवक्को थी कि वो मेरे किसी काम आ सकता है, मैं उससे रियायत बरतता रहा। अब वो बिल्कुल बेमसरफ हो गया है। सिर्फ बेमसरफ ही नहीं, बल्कि अब जो उससे नुकसानात पहुंचेंगे वो नाकाबिले तलाफी होंगे। इसलिए बेहतर यही है कि उसका पत्ता जल्द से जल्द साफ कर दिया जाए। मैडम भी तो उसके कब्जे में है, चीफ, और मुझे अफसोस है कि मैं उन्हें छुड़ा नहीं सका। तहजीब को उसके चुंगल से निकालना आसान नहीं होगा, बुड, और कुछ नहीं तो वो तहजीब को यरगमाल बनाकर हमें किसी भी बात पर मजबूर करने की कोशिश कर सकता है। कोशिश से क्या मुराद है, चीफ, बुड ने चौंक कर कहा। अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम उसका मुतालबा नहीं मानोगे? मुझे खुद नहीं मालूम, बुड, के उस वक्त मैं क्या करूंगा। ये इतनी जिद्दोजहद इसीलिए तो है कि मैं ऐसी किसी आजमाइश से बचना चाहता हूँ। कुछ देर बाद पीटर वापस आ गया। मैंने जैक्सन को हदायत दे दी हैं, उसने बताया। हमारे पास एक वैन मौजूद है जिस पर रंगो रोगन की तब्दीली के बाद हम उसे अपने इस्तेमाल के काबिल बना लेंगे। कल सुबह जैक्सन हमारे लिए मतलूबा सिलेंडर भी तैयार करा लेगा और मुतलका महकमे का लेटर हेड भी हासिल कर लेगा जिस पर जेली खत तैयार किया जाएगा। आदमी और असले का बंदोबस्त तो कोई मसला ही नहीं। क्या तुमने मखसूस वर्दियों को नजरअंदाज कर दिया है, मिस्टर पीटर? मैंने कहा। ओह नहीं, मैंने उसके लिए भी जैक्सन से कह दिया है। वर्दियां भी सुबह तक तैयार हो जाएंगी। ठीक है, अब तुम वो मजमून लिख लो जो हमें लेटर हेड पर टाइप कराना होगा और ड्राइवर से कहो कि वो वापस चला जाए। मैं रात यहीं गुजारूंगा। मैंने पीटर को लेटर का मजमून डिक्टेट कराया और उसके बाद सो गया। सुबह उठते ही पीटर ने इतला दी कि गाड़ी की तैयारी का काम आखिरी मरहले में है और वर्दियां तैयार हो गई हैं। चंद घंटे के अंदर अंदर बकिया काम भी हो जाएंगे, पीटर ने बताया और मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। 11 बजे इतला मिली कि जैक्सन ने लेटर हेड हासिल कर लिया है। 1 बजे तक हर काम मुकम्मल हो चुका था। हम लंच करने के बाद अपनी मुहिम पर रवाना होंगे, मैंने ऐलान किया और पीटर ने खुशी का इजहार किया। बुढ़ी भी खासा पुरजोश नजर आ रहा था। फिर ठीक 3 बजे न्यूयॉर्क के मुजाफाती इलाके में वाक़े एक प्राइवेट गैराज से वो जेली वैन बरामद हुई जिसका रंग और डिजाइन उसे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से मुतल्लक जाहिर करता था। पीटर वैन ड्राइव कर रहा था और उसके बराबर मैं बैठा था। बकिया 4 अफराद अकबी सीटों पर थे जिनके पास मखसूस किस्म के सिलेंडर मौजूद थे। हम सब वर्दियों में थे और मुसल्ला थे। बुढ़ के सुपुर्द मैंने दूसरा काम किया था। वैन तेज रफ्तारी से ओली बाबर के ठिकाने की तरफ उड़ी जा रही थी और उससे फैसला गुन मार्गे का तस्वुर करके मेरे जिस्म में सिनसनी की लहरें दौड़ रही थी। ओली बाबर जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह था और मेकअप का माहिर होने की वजह से उसे दूसरे मुजरिमों पर जो इजाफी बर्तरी हासिल थी उसे तोड़ना दूसरों के बस से बाहर था। मेकअप का ख्याल आते ही मैं चौंक पड़ा। मुझे दफातनी ख्याल आया कि अगर वो मेकअप में हुआ तो उसे कैसे पहचानूंगा। मुझे मालूम ही नहीं था कि उस इमारत में कितने लोग मौजूद हैं। फर्ज कर लिया जाए कि हम उन सबको बेहोश करने में कामयाब हो गए तो भी ये काम बहुत दुश्वार हो जाता। ओली बाबर और हारून रबील को तलाश करने के लिए मैं किस किस का चेहरा टिटोलता फिरता। लिहाजा इस इम्कान के पेश नजर ये जरूरी था कि कबल अज वक्त उसका तोड़ भी कर लिया जाए। ये कोई एम्बुलेंस तो नहीं जिसे तुम इतनी तेज रफ्तारी से दौड़ा रहे हो, दफादन मैंने पीटर से कहा और वो चौंक पड़ा। एक्सीलेटर पर उसके पैर का दबाव खुद बखुद कम हुआ और गाड़ी की रफ्तार सुस्त हो गई। क्या बात है, उसने मुझसे पूछा। एक अहम चीज खरीदना भूल गया था। अच्छा हुआ याद आ गई, वरना बाद में बहुत परेशानी होती। वैन की रफ्तार मजीद कम होगी। क्या चीज खरीदनी है, पीटर ने पूछा। उसके लहजे में परेशानी ऊद कर आई थी। अमोनिया की शीशी और रुई। मैंने कहा, मुमकिन है ओली बाबर मेकअप में हो। क्या तुम उसका असल चेहरा देखना पसंद नहीं करोगे? अमोनिया तो कहीं भी मिल जाएगा, पीटर ने कहा। मैं तो परेशान ही हो गया था। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान होने का काम सिर्फ मेरे लिए छोड़ दो, मैंने कहा और पीटर हंस पड़ा। तुम्हारा सुकून देकर मुझे रश्क आ रहा है।
तुम्हारे किसी अंदाज से जाहिर ही नहीं होता कि तुम एक बहुत बड़े मुजरिम से नबर्द आजमा होने जा रहे हो। दर हकीकत मैं इतना पुरसकून नहीं जितना नजर आ रहा हूँ, मैंने राजदाराना अंदाज में कहा और पीटर मुझे बेएतबारी से देखने लगा। नहीं, तुम मजाक कर रहे हो, तुमने हर काम निहायत पुरसकून तरीके से किया है। मैं सच कह रहा हूँ। मैंने एक तवील सांस ली। ये ख्याल मुझे मुस्तरिब कर देता है कि ओली बाबर्ड का आखिरी वक्त करीब आ पहुंचा है। तुम्हारे लहजे में कितना यकीन है, पीटर ने हैरत से कहा, जैसे उस शख्स के लहजे में होता है जो कोई खत पोस्ट करने जा रहा हो और उसे यकीन हो कि खत लाजमन लेटर बॉक्स में डाल देगा। तुम नहीं समझोगे पीटर, ये फैसला कुन मार्का है। जब मैं उसके आखिरी वक्त का जिक्र करता हूँ तो अपना आखिरी वक्त भी मेरे जहन में होता है। अब हम दोनों में से एक ही जिंदा रहेगा। पीटर ने एक मेडिकल स्टोर के सामने वैन रोक दी। तुम गाड़ी में बैठो, मैं अमोनिया लेकर आता हूँ, उसने कहा और वैन से उतरकर मेडिकल स्टोर की तरफ चला गया। मेरी नजरें मेडिकल स्टोर के दरवाजे पर जमी हुई थी। अभी पीटर को अंदर दाखिल हुए चांदी लम्हे गुजरे होंगे कि मैंने एक शख्स को स्टोर के दरवाजे से बाहर आते देखा। वो पीले रंग के सूट में मलबूस था। उस शख्स के चेहरे के नकूश मेरे लिए अजनबी थे, मगर उसके चलने का अंदाज मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैं उस अंदाज को हजारों में पहचान सकता था। वो ओली बाबर्ड था और मुझे उसमें जरा बराबर भी शुबा नहीं था। स्टोर के दरवाजे से निकलकर वो सुर्ख रंग की एक स्पोर्ट कार में जाकर बैठ गया। उसके हाथ में एक पैकेट था जो जाहिर उसने स्टोर ही से खरीदा होगा। कार में उसके अलावा कोई और नहीं था। मुझे सख्त हैरत थी कि ओली बाबर्ड जैसे शातिर शख्स से ऐसी बेपरवाही किस तरह सरजद हो गई। वो तो अपने जिस्म की एक एक हरकत तब्दील कर लेने पर कादर था और मेकअप में रहते हुए उसके किसी अंदाज से उसे पहचानना मुमकिन नहीं हो सकता था। फिर आकर इस वक्त उसकी चाल बदली हुई क्यों ना थी। मेरे देखते ही देखते ओली बाबर्ड कार स्टार्ट करके रवाना हो गया और मैं कोई फैसला ना कर सका। इतनी उजलत में कोई फैसला किया भी नहीं जा सकता था। ये इत्तफाक बजाय खुद हैरत अंगेज था कि वो इस तरह सरेरा दिखाई दे गया था, वरना उसके बाहर निकलने का कोई जवाब नजर नहीं आता था। फिर ये कि वापसी में उसका रुख शहर की तरफ था। ओली बाबर्ड के ख्याल में इस कदर खो गया कि मुझे गिरदो पेश का होश तक ना रहा और चौंका उस वक्त जब वैन का दरवाजा खुला। पीटर ड्राइविंग पर बैठ गया था। मैं अमोनिया ले आया हूँ, उसने वैन स्टार्ट करके अग्रेशन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। ठहर जाओ पीटर, मैंने आहिस्तगी से कहा, हमें अपनी आज की मुहिम मुलतवी करनी पड़ेगी। पीटर हैरत से मुझे देखने लगा। इस मुहिम के लिए हमने कितनी तैयारियां की हैं, किस कदर मेहनत करनी पड़ी है, और तुम इसे मुलतवी करने का कह रहे हो। मुझे मालूम है पीटर, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, लेकिन ऐन वक्त पर गड़बड़ होगी। लेकिन अमोनिया लेकर आने में मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे। आखिर इन 5 मिनटों में कौन सा इनकलाब आ गया? हाँ, इनकलाब इन्हीं 5 मिनटों के दौरान आया है। मुझे ओली बाबर्ड नजर आया था, वो शहर की तरफ गया है। पीटर चौंक पड़ा। क्या कह रहे हो? उसने कहा। ओली बाबर्ड यहाँ से गया? तुम मेडिकल स्टोर में गए और वो बाहर निकला। उसके हाथ में एक पैकेट था और वो सुर्ख रंग की एक स्पोर्ट कार में बैठकर शहर की तरफ निकल गया। वो निकल गया और तुम देखते ही रह गए। वो इस कदर अचानक नजर आ गया था कि मैं कोई फैसला ही नहीं कर सका। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, अगर वो मेडिकल स्टोर से निकला था तो तुमने उसे कैसे देख लिया और वो मुझे क्यों नहीं नजर आया? वो मेकअप में था। शायद तुमने भी उस नीले सूट वाले शख्स को देखा हो जो तुम्हारे अंदर जाने के फौरन बाद बाहर निकला था। हाँ, मैंने उसे देखा था, बल्कि वो बहुत उजलत में था और मुझसे टकरा भी गया था, मगर रुका नहीं और माजरती अल्फाज में बुड़बड़ाता हुआ तेजी से बाहर निकल गया। लेकिन मेकअप के बावजूद तुमने उसे कैसे पहचान लिया? उसके चलने के अंदाज से, मैंने कहा। हालांकि वो अपनी चाल तक तब्दील कर लेने पर कादर है, मगर इस वक्त शायद वो बेख्याली में था और उसकी तवज्जो किसी और तरफ थी। तुमने उसे पहचान लिया था तो कम अज कम दौड़कर मुझे ही बता देते, पीटर ने कहा। तुम क्या करते? ये मौका हमें कुदरत ने फराम किया था, हम उसे यहीं जहन्नुम रसीद कर देते, मगर तुमने ये मौका जाया कर दिया। अगर मकसद सिर्फ उसे जहन्नुम रसीद ही करना होता तो क्या ये काम मैं खुद नहीं कर सकता था? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं उसे पहचान पाता तो इस वक्त वो दूसरी दुनिया में होता। तब तो अच्छा ही हुआ तुम उसे पहचान नहीं सके, मगर ये मत भूलो कि उसके बेशुमार दुश्मन है। वो इतनी आसानी से मरने वाला होता तो अब तक कई बार मर चुका होता। खैर छोड़ो, पीटर ने बेजारी से कहा। इस वक्त मैं सख्त खौफ महसूस कर रहा हूँ। ये तो होता ही रहता है पीटर, प्रोग्राम बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये जरूरी तो नहीं कि हर काम उसी तरह हो जाए जिस तरह हमने सोचा हो। ये मंसूबा तो चौपट हो गया। ये बताओ कि अब हमें क्या करना है? फिलहाल तो वापसी के सिवा कोई चारा नहीं, मैंने कहा, और पीटर ने वैन स्टार्ट करके वापस शहर की तरफ मोड़ दी। मालूम नहीं वो कहाँ गया है और कब तक वापस आएगा। पीटर बुड़बुड़ाया। जहाँ भी गया होगा हमें पता चल जाएगा। बुड़ उसकी निगरानी कर रहा है। क्या इस वक्त भी कोई उसका ताकुब कर रहा था? पीटर ने चौंक कर पूछा। मैंने गौर नहीं किया, मगर कोई ना कोई उसके ताकुब में जरूर होगा। ये तो नहीं हो सकता कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाए।
हमने गैराज में पहुंचकर वैन बंद की, लिबास तब्दील किया और फिर मैं और पीटर वापस होटल पहुंच गए। बुड अपने कमरे में ही मौजूद था। हमें देखकर वो हैरत से उछल पड़ा। खैरियत तो है चीफ? उसने तशवीश भरे लहजे में पूछा। कोई गड़बड़ हो गई क्या? हाँ बुड, मैंने एक सोफे पर बैठते हुए जवाब दिया। जिसके लिए हम गए थे वही वहाँ मौजूद नहीं, इसलिए हम वापस आ गए। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ओली बावड़ वहाँ मौजूद नहीं? हमारे आदमी निगरानी कर रहे हैं और मुझे ऐसी कोई इतला नहीं मिली। मैंने बुड को बताया कि मुझे ओली बावड़ की अदम मौजूदगी का पता कैसे चला। ओह, तो वो ओली बावड़ है। बुड ने एक तवील सांस लेकर कहा। मुझे इतला मिली थी कि सुर्ख स्पोर्ट कार में कोई शख्स उस इमारत से निकला है। मैंने उसका ताकुब करने का हुक्म दिया है। अगर मुझे पहले मालूम हो जाता कि वो ओली बावड़ खुद है तो मैं उसका ताकुब बहुत ज्यादा एहतियात से करने की हिदायत कर देता। लेकिन खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। उसे ताकुब का शुबा नहीं हो सका और इस वक्त वो एम्पीरियल होटल के रेस्टोरेंट में किसी शख्स से बातचीत कर रहा है। तुम तो वाकई कमाल के आदमी हो, पीटर ने कहा, और तुम्हारे आदमी भी बड़ी अकलमंदी से काम करते हैं। हम अभी एम्पीरियल होटल जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो जिंदा वापस ना जाने पाए। ज्यादा पुरजोश होने की जरूरत नहीं, मैंने तंबीही अंदाज में कहा। जल्दबाजी में उठाया हुआ कोई कदम हमारे लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। फिर क्या हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? और इस तरह तो कभी उसे कोई गजीन नहीं पहुंच सकेगी और वो हमेशा यूं ही धुंधनाता रहेगा। इस मुहिम का इंचार्ज मैं हूँ और वही होगा जो मैं कहूँगा। अगर तुम्हें मेरे कहने पर चलना मंजूर नहीं तो मेरी तरफ से तुम आजाद हो, जो चाहो करो। चीफ का कहना दुरुस्त है मिस्टर पीटर, बुड ने कहा। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि चीफ के कहने पर आंख बंद करके अमल करते रहो। पीटर ने बेबसी से बुड और फिर मेरी तरफ देखा। ठीक है। चंद लम्हों बाद उसने मुर्दा सी आवाज में कहा, मैं सब कुछ तुम ही पर छोड़ता हूँ। हम अभी होटल एम्पीरियल चलेंगे, मगर वहाँ हमारी हैसियत खामोश तमाशाई की सी होगी। अगर मैंने मुनासिब समझा तो कोई कार्रवाई करूंगा, वरना नहीं। ठीक है? पीटर ने इस बात में सारी लाया। मिस्टर बुड भी हमारे साथ चलेंगे या नहीं? उसने पूछा। सिर्फ हम दोनों चलेंगे, जरूरत तो तुम्हारी भी नहीं, मगर तुम्हारी बेसब्री देखते हुए मैंने तुम्हें साथ ले चलने का फैसला किया है। कुछ देर बाद हम होटल एम्पीरियल के रेस्टोरेंट में दाखिल हो रहे थे। पार्किंग में सुर्ख स्पोर्ट कार देखकर हमें बाहर ही ये मालूम हो गया था कि ओली बावड़ अभी तक यहीं मौजूद है। हम पीटर की कार में यहाँ आए थे और मैंने एहतियातन एक पिस्तौल भी साथ ले लिया था जो मेरे कोट की अंदरूनी जेब में मौजूद था। रेस्टोरेंट की अक्सर मेजें आबाद थी। मैंने दरवाजे ही में रुककर पूरे हाल में नजरें दौड़ाई और ओली बावड़ मुझे नजर आ गया। वो वहाँ के एक दूर अफ्तादा गोशे में बैठा था। मेज पर उसके अलावा एक और शख्स भी मौजूद था और दोनों गुफ्तगू करने में इंतहाई मगन थे। उसने इत्तफाक से उसके बराबर वाली मेज गैर आबाद नजर आ रही थी। आओ, मैंने पीटर से कहा, लेकिन उसकी तरफ बराह रास्त देखने की हमाकत मत करना। हम अपनी मतलूबा मेज तक इस अंदाज में जाएंगे जैसे कोई मुनासिब मेज तलाश करते हुए वहां तक पहुंचे हों। लेकिन मुझे कैसे मालूम होगा कि वो कौन सी टेबल पर बैठा है और मैं उसे कैसे पहचानूंगा? तुम उसे उसके नीले सूट से पहचान सकोगे, लेकिन एक बार फिर तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ कि उसकी तरफ बराह रास्त देखने की कोशिश मत करना। हम दोनों धीमी आवाज में बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। हमें देखने वाला कोई भी शख्स इससे ज्यादा कुछ अंदाजा नहीं कर सकता था कि दो दोस्त आपस में बातें करते हुए किसी मुनासिब मेज की तलाश में है। हम मुख्तलिफ मेजों पर नजरें दौड़ाते हुए आखिर उस मेज तक पहुंच गए जिसे मैंने दूरी से ताड़ दिया था। आओ यहीं बैठ जाते हैं, मैंने बुलंद आवाज में पीटर से कहा। मेरी आवाज यकसर बदली हुई थी और इतनी बुलंद थी कि ओली बावड़ और उसके साथ मौजूद शख्स ने मेरी आवाज बासानी सुन ली। वो बड़े मगन होकर गुफ्तगू कर रहे थे और मेरी आवाज से उनकी महवियत में खलल पड़ा था। दोनों ने चौंक कर एक लम्हे के लिए हमारी तरफ देखा और दोबारा बातों में मशगूल हो गए। मैं और पीटर भी आपस में बातें करने लगे। हमने इस किस्म की बातें शुरू कर दी जैसे हमारे किसी दोस्त ने हमें मुलाकात का वक्त दिया था और वो वक्त पर नहीं पहुंचा था, जिसकी वजह से हमारा कोई प्रोग्राम खराब हो गया था। इस किस्म की गुफ्तगू का मकसद सिर्फ ये था कि अगर ओली बावड़ के कान में हमारी कुछ बातें पड़ जाती तो वो हमें आम आदमी ही समझे। मैं बातें तो पीटर से कर रहा था, मगर मेरे कान बराबर वाली मेज पर होने वाली गुफ्तगू की तरफ लगे हुए थे। रेस्टोरेंट के शोर में उनकी बातें वाज़े तौर पर सुनना तकरीबन नामुमकिन था। ताम कुछ छूटते हुए अल्फाज जो कान में पड़े उनसे एक बहुत कारामद बात इल्म में आ गई, और वो ये कि ओली बावड़ के साथ मौजूद शख्स का ताल्लुक शाम से है और वो न्यूयॉर्क में शाम के कौंसलेट ऑफिस में मुलाजिम है। मेरे लिए ये बात खासी हैरान कुन थी। शाम से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स का ओली बावड़ के साथ क्या काम? लेकिन फौरन ही मुझे ये ख्याल भी आया कि वो बेकअप में है और उसकी मेज पर मौजूद शख्स उसकी असलियत से ना वाकिफ है। साफ जाहिर है कि अगर वो इस बात से वाकिफ होता कि उसके मुकाबिल बैठा हुआ शख्स यहूदी एजेंट और अरबों का बदतरीन दुश्मन है तो सूरत हाल खासी मुख्तलिफ होती। जरा ही देर में मुझे ये भी पता चल गया कि ओली बावड़ का फर्जी नाम
पार्किंसन और शाम से मुतल्लक शख्स का नाम सईद है। शामी बाशिंदे का नाम जाहिर है कि फर्जी नहीं हो सकता था, लेकिन ओली बाबर की शाम के किसी फॉरेन मिशन के मुलाजिम से मुलाकात मेरे लिए सख्त तशवीश का बायस थी। मालूम नहीं वो किस चक्कर में था। ये बात यकीनी थी कि उसके अज़ाइम जो भी रहे हों अरब दुनिया के लिए खतरनाक ही होते। एक सयूनी एजेंट से कभी ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो किसी भी हाल में इसराइल के लिए काम करने से दस्तबरदार हो जाए। फिर दोनों अपनी मेज से उठ गए। इसी मरहले पर मैंने पीटर के अंदाज में बेचैनी महसूस की। वो मुझसे किसी किस्म की इकदाम की तवक्को कर रहा था, मगर मैं इत्मीनान से अपनी जगह बैठा हुआ था। कुछ करो मिस्टर एलन, आकर उसने बेसब्री से कहा। वो निकला जा रहा है, उसे निकल जाने दो, मैंने बेपरवाही से कहा। हमने कुछ करने की कोशिश की तो वो मशकूक हो जाएगा, फिर उससे निमटना आसान नहीं रहेगा। वो तन्हा है, हम उसका ताकुब करके उसे किसी वीराने में भी घेर सकते हैं, लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि उसके खिलाफ जो भी कदम उठाऊंगा मैं ही उठाऊंगा। उसके बावजूद तुम बार बार बहक जाते हो। मैंने सख्ती से कहा। मैं माजरत चाहता हूँ मिस्टर एलन, अब तुम मेरे मुंह से कुछ नहीं सुनोगे। तुम अपनी राय का इजहार कर सकते हो पीटर, मैंने अपने लहजे में नरमी पैदा करते हुए कहा, मगर उस पर इसरार मत किया करो। यकीन करो जब भी तुम कोई माकूल मशवरा पेश करोगे मैं उस पर जरूर अमल करूंगा। ठीक है मिस्टर एलन, पीटर ने इस बात में सर हिलाया। इसके अलावा तुम ये भूल रहे हो कि उसकी निगरानी हो रही है। वो जहाँ भी जाएगा हमें उसका इल्म हो जाएगा। सवाल ये है कि इस वक्त हमें यहाँ आने से क्या फायदा हुआ, पीटर ने कहा। हमें यह मालूम हो गया कि ओली बाबर अमेरिका से बाहर निकलने के लिए पर तोड़ रहा है और गालबन वो यहाँ से निकलकर शाम का रुख करेगा। तुमने ये अंदाजा किस तरह लगाया, पीटर ने चौंक कर कहा। उन दोनों की गुफ्तगू के चंद अल्फाज कान में पड़ गए थे जिनसे मैंने ये नतीजा अखज़ कर लिया। कमाल है, मैं भी तो तुम्हारे साथ उस टेबल पर मौजूद था मगर मैंने एक लफ्ज भी नहीं सुना। मैं बातें तुमसे कर रहा था मगर मेरी सारी तवज्जो उन दोनों के दरमियान होने वाली बातों पर मरकूज थी। ओह, पीटर ने बेचैनी से पहलू बदला। तो तुमने उनकी क्या बातें सुनी? कोई एक जुमला भी मुकम्मल तौर पर नहीं सुन सका, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वो क्या बातें कर रहे थे। एक जुमला भी नहीं सुना? पीटर ने बेयकीनी से मुझे देखा।